मेरे मित्रों, ये कहानी जो इसके पहले छोटे मुख से बड़ी बात करके जो स्टोरी डाली थी, उसकी पहली कहानी है। ये कहानी जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य है। इनसे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। सुनिए। हे राजा भोज, मैं तुम्हें बतलाती हूँ कि महाराजा विक्रमादित्य कौन थे और यह 32 पुतलियों वाला सिंहासन उनको किस प्रकार प्राप्त हुआ। हे राजा भोज, वीरपुरी से ही इस दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं। कायर, आलसी और भाग्य के भरोसे जीवन बिताने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सुनो राजा भोज, रत्न मंजरी ने कहना शुरू किया। आर्यावर्त में अम्बावती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी का राजा बड़ा योग्य शासक था। उसका नाम गंधर्व सेन था। धर्म का पालन करने और निष्ठावान राजा होने के कारण प्रजा उसे धर्मसेन के नाम से पुकारती थी। उसने चारों वर्णों की स्त्रियों के साथ विवाह किए थे, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्याओं से। उसकी चारों रानियां अत्यंत रूपवती थीं। चारों के ही एक एक पुत्र था। ब्राह्मण रानी का पुत्र शंख, क्षत्रिय का विक्रमादित्य, वैश्य रानी का चंद्र और शूद्र रानी के पुत्र का नाम धनवंतरी था। चारों राजकुमार अत्यंत मेधावी और होनहार थे, पर ब्राह्मणी का बेटा शंख अत्यंत धूर्त और स्वार्थी था। वह कुछ ज्यादा ही पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था, लेकिन राजा धर्मसेन क्षत्रिय रानी से उत्पन्न पुत्र विक्रमादित्य पर अधिक स्नेह रखता था। इस स्नेह के कारण यह धारणा बलवती होती जा रही थी कि राजा धर्मसेन शायद विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें। वहीं शंख अपने पिता की इस भावना के कारण बड़ा चिंतित रहता था। आखिर उससे ना रहा गया। वह षड्यंत्र रचने में लग गया। कुछ ही समय में उसने अपना जाल बुनकर मजबूत कर लिया और एक रात्रि में उसने निद्रा मग्न अपने पिता राजा धर्मसेन की हत्या कर डाली और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। अपने पिता की हत्या की खबर पाकर शेष तीनों भाई विक्रमादित्य, चंद्र और धनवंतरी महल से भाग निकले। शंख ने उनका पीछा करवाकर चंद्र और धनवंतरी को भी मरवा डाला, पर विक्रमादित्य का कुछ पता न चला। वह घने जंगल की ओर भाग गया था। शंख राजा तो बन बैठा, पर विक्रमादित्य का भय मन से न निकाल पा रहा था। हर समय उसका मन शंकित रहता था कि किसी पड़ोसी राजा से सहायता लेकर वह उसके राज्य पर आक्रमण कर अपने प्रिय पिता की हत्या का प्रतिशोध न ले ले। इस चिंता के कारण उसकी नींद ही उड़ गई थी। उसके गुप्तचर बराबर विक्रमादित्य की तलाश में लगे थे, पर विक्रमादित्य का कुछ पता न लग रहा था। अंत में थक हार कर शंख ने अपने राज्य के सभी विद्वान ज्योतिषियों को अपने पास बुलाया और उनसे बोला, आप लोग अपनी गणना कर बतलाएं कि विक्रमादित्य इस समय कहाँ पर हो सकता है। पंडितों ने एक राय से निर्णय दिया कि वह अभी तक जीवित है। वह कहाँ पर हो सकता है? शंख ने जानना चाहा। वह किसी घने जंगल में तपस्या कर रहा है महाराज। क्या उससे मुझे किसी प्रकार का खतरा है? एक ज्योतिषी बोला। अन्नदाता, क्षमा मिले तो कुछ कहूँ, बेखौफ होकर कहो। राजन, वह ज्योतिषी बोला, विक्रमादित्य के भाग्य में राजयोग है। वह अपना राज्य प्राप्त कर अत्यंत यशस्वी सम्राट बनेगा। उसका यश दूर दूर तक फैलेगा और इतिहास में उसका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। क्या वह मेरा राज्य छीन लेगा? राजा शंख ने जानना चाहा। लक्षण और योग के अनुसार तो इसी बात की संभावना है। अब शंख और भी चिंता में पड़ गया और सभी ज्योतिषियों को भरपूर दक्षिणा देकर विदा करने के बाद वह अपने अधिकारियों से विचार विमर्श करने लगा। उसके सामने एक ही उपाय था कि समय रहते विक्रमादित्य को खत्म कर दिया जाए। उसने घने जंगल को छान मारने का आदेश दिया। गुप्तचर विक्रमादित्य की खोज में निकल पड़े। प्रत्येक घने जंगल का बारीकी से निरीक्षण किया जाने लगा। लंबे समय की भाग दौड़ के उपरांत गुप्तचरों को एक घनघोर वन में एक तपस्वी कठोर तपस्या करता दिखाई पड़ा। उसने वहीं एक सरोवर के किनारे अपनी पर्णकुटी बना रखी थी और कंद मूल फल खाकर वह तपस्या करने में निमग्न हो जाया करता था।
उसे देखकर गुप्तचर चुपचाप वापस आ गए, लेकिन उस तपस्वी को कुछ भी ज्ञात न हो सका। गुप्तचरों ने वापस आकर अपने राजा को सूचना दी। राजा शंख बोल उठा, शाबाश, वह अवश्य विक्रमादित्य ही होगा। ऐसा विश्वास कर राजा शंख अपने चुने हुए विश्वस्तों के साथ उस घोर जंगल की ओर रवाना हो गया। लंबा सफर तय करने के बाद वह उस पर्णकुटी के पास पहुंचा। सचमुच उसने विक्रमादित्य को वहां तपस्या करते देखा। फिर वह गुप्त रूप से विक्रमादित्य को देखकर वापस लौट गया। राजा शंख को अब इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि विक्रमादित्य तपस्या पूर्ण कर उस पर आक्रमण अवश्य करेगा। इसलिए उसने विक्रमादित्य को मार डालने की योजना बना डाली। इस काम के लिए उसने अपने योग्य तांत्रिक का सहारा लिया। वह तांत्रिक विक्रमादित्य के पास पहुंचा और स्वयं को काली देवी का उपासक बताकर विक्रमादित्य को अपने काली मंदिर में आने का निमंत्रण दिया। योजना यह बनी कि विक्रमादित्य मां काली की मूर्ति के सामने आने पर उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के लिए सिर झुकाएगा, तो उसी समय वहां पर छिपा राजा शंख अपनी तलवार के तीखे बार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। बस सारा खेल खत्म। इस तरह मां काली पर भी एक बलि चढ़ जाएगी। इस प्रकार वह तांत्रिक अपनी ओर एक सिद्धि पूरी कर लेगा। निष्कपट विक्रमादित्य ने उस तांत्रिक का निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया। वह निश्चित समय पर मां काली के मंदिर में आया, पर अपनी तपस्या और ध्यान योग के बल पर उसे आने वाले संकट का आभास हो गया था। इस कारण वह पूरी तरह से सजग था। मां काली की प्रतिमा घने अंधेरे स्थान में मंदिर के तलगृह में स्थापित थी। तभी विक्रमादित्य ने पुजारी का हाथ पकड़कर कहा कि चलो हम एक नई तांत्रिक विधि से काली मां का अभिनंदन करते हैं। साष्टांग दंडवत करते समय उसने तांत्रिक को अपनी दाईं ओर खड़ा कर दिया। फिर प्रणाम करने से पूर्व वह एक और हट गया। तभी छिपा शंख तेजी से दौड़कर आया और नंगी तलवार का एक भरपूर वार कर दिया। तांत्रिक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। पलक झपकते ही यह सब हो गया। ठीक इसी समय विक्रमादित्य ने राजा शंख पर छलांग मार दी और उसकी तलवार छीन उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब विक्रमादित्य राजा शंख का कटा सिर लेकर वापस राजमहल आया। उसका रौद्र रूप देखकर शंख के समर्थकों में हलचल मच गई, पर जनमानस उसका जय जयकार कर उठा। राजा भोज इस तरह विक्रमादित्य ने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया और पिता की हत्या का प्रतिशोध भी ले लिया। अगर तुमने भी ऐसा कोई कार्य किया हो, अपने पिता के किसी अपमान का प्रतिशोध लिया हो और कठिन साधना द्वारा संचित शक्ति से खोया राज प्राप्त किया हो, तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। रत्न मंजरी की बात सुनकर राजा भोज चुप रह गया। उसके पास रत्न मंजरी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी रत्न मंजरी हंसकर बोली, और सुनो राजा भोज, राजा विक्रमादित्य के हाथ में यह सिंहासन कैसे आया? वह विक्रम से विक्रमादित्य कैसे बना? मैं सब तुमको बतलाती हूँ। रत्न मंजरी ने फिर से कहना शुरू किया और राजा भोज और उपस्थित दरबारी जन आश्चर्य और ध्यान से रत्न मंजरी की बात सुनने लगे। वह कहने लगी, राजा विक्रमादित्य फिर न्यायपूर्वक अपना राज्य संचालन करने लगे। प्रजा के सुख के लिए उसने अनूठे कार्य किए। लोग राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। राज्य में सुख शांति और धन की वृद्धि होने लगी। राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए जाया करता था। एक दिन प्रातःकाल वह आखेट के लिए निकला तो राज्य के अधिकारीगण उसके साथ थे। अचानक एक हिरण का पीछा करते समय राजा विक्रमादित्य सबसे आगे निकल गया और उसके सभी साथी पीछे छूट गए, लेकिन राजा विक्रमादित्य उस हिरण का बराबर पीछा करता गया। देखते देखते वह काफी आगे निकल गया। फिर वह हिरण भी उसकी नजरों से ओझल हो गया। उसका कुछ भी पता न लगा। राजा विक्रमादित्य निराश हो गया। थकावट के कारण मंद गति से वापस लौटने लगा, लेकिन रास्ते का कुछ पता न था। अनुमान से वह वापस लौट रहा था कि अचानक कुछ दूरी पर उसे एक बड़ा सुंदर राजमहल के समान भवन दिखाई पड़ा। वह रुककर देखने लगा और मन ही मन कल्पना करने लगा, अगर यह राजभवन उसका होता। फिर उस पर अपना अधिकार करने की भावना उसके मन में आ गई।
काश इस भवन पर वह अधिकार कर पाता। इसी बात को वह बुदबुदा कर बोल उठा। तभी उसके सिर पर एक कौवे की बीट आ गिरी। इससे वह चीख उठा। वह कौवे की भाषा बोलना जानता था। उसने इस भाषा का प्रयोग कर तमाम कौवों को बुलाया तो बहुत से कौवे आ गए। तब राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, किस कौवे ने मुझ पर बीट की है? एक सयाना कौवा बोला, राजा विक्रमादित्य, आप पर बीट करने वाला कौवा राजा स्वर्णमंगल का मंत्री लूतवर्ण है। वह काक रूप धारण कर हमारी टोह लेता रहता है। यह स्वर्णमंगल कौन है? सामने जो आप राजभवन देख रहे हैं वह उसी का है। ओह, लेकिन लूतपर्ण कहाँ मिलेगा? आप उसे पुकारें तो सही, वह अवश्य ही आएगा। राजा विक्रमादित्य ने काक रूपी लूतवर्ण का आवाहन किया। वह सामने आया। विक्रमादित्य को भी काक शास्त्र का विद्वान जानकर उसे अति प्रसन्नता हुई। तुमने मुझ पर बीट क्यों की? राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा। देखो राजा विक्रमादित्य, मैं महाराज स्वर्णमंगल का मंत्री हूँ। तुमने राजमहल पर अपना अधिकार करने की बात कही, भला यह बात मैं कैसे सहन कर सकता था? अपने राजा के पक्के स्वामी भक्त हो, यह तो मेरा कर्तव्य है। लूत वर्ण पर राजा विक्रमादित्य के स्वभाव व्यवहार का अच्छा प्रभाव पड़ा था। वह विक्रमादित्य को अपने राजमहल में ले गया और बड़े आदर सत्कार के साथ उसके ठहरने की व्यवस्था की। तब विक्रमादित्य ने राजा स्वर्णमंगल से मिलने की इच्छा प्रकट की। लूतवर्ण मान गया। उसने राजा स्वर्णमंगल को सूचना दी तो वह धर्मसेन के पुत्र से मिलने के लिए राजी हो गया। दोपहर में एक कौवा सामने उपस्थित हुआ। विक्रमादित्य उससे वार्ता करने लगा तो वह कौवा बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, राजन, तुम्हारे व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको एक राज की बात बतलाता हूँ। राजा स्वर्णमंगल अत्यंत दानी और अतिथियों का परम सत्कार करने वाला है। वह अपने अतिथि को विदा करते समय पूछता है कि उसे क्या चाहिए। अतः हे राजन, उस समय तुम यह सिंहासन मांग लेना। सिंहासन? हाँ, 32 पुतलियों वाला सिंहासन। भगवान शंकर ने इसे इंद्र को प्रदान किया और इंद्र ने प्रसन्न होकर स्वर्ण मंगल को दिया है। इस सिंहासन पर बैठने वाला राजा महान न्यायवादी और विश्व कीर्ति वाला होता है। विक्रमादित्य को उसकी सलाह पसंद आई। उसने राजा स्वर्ण मंगल से भेंट कर उसका आतिथ्य स्वीकार कर लिया और 2-4 दिन ठहरने के बाद जब विक्रमादित्य जाने लगा तब स्वर्ण मंगल ने कहा, अतिथि देवता, आपकी कौन सी इच्छा पूरी की जाए? मुझे तो आपका 32 पुतलियों वाला सिंहासन चाहिए राजन। उसकी बात सुनकर राजा स्वर्णमंगल चौंक गया, पर वह वचनबद्ध था। उसने विक्रमादित्य से पूछा, क्या तुम अभी तक अविवाहित हो? हाँ, तुम मेरी कन्या से अपना विवाह कर यह राजमहल और सिंहासन तुम ले लो। अब मेरी वानप्रस्थी बनने की इच्छा है। विक्रमादित्य सहर्ष राजा स्वर्णमंगल की बात पर सहमत हो गया और इस तरह से उसका उसकी बेटी से विवाह हो गया। पत्नी और राज्य के साथ देवताओं का सिंहासन भी उसे प्राप्त हो गया। प्रजा उसकी जय जयकार कर उठी। उसके राज्य का और विस्तार हो गया। तब राजा विक्रमादित्य ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया और महाकाल की शंकर के रूप में स्थापना की। इसलिए मैंने कहा था राजन कि वीर पुरुष ही सब पाते हैं, कायर और भाग्यवादी कुछ नहीं कर पाते। रत्न मंजरी ने इतना कहकर अपना कथन समाप्त किया और राज दरबार में कुछ देर मौन व्याप्त रहा। फिर रत्न मंजरी बोली, अगर तुम इतने गुणी हो तो इन सिंहासन पर बैठ सकते हो, मैं तो चली। और इतना कहकर रत्न मंजरी आकाश में जाकर विलीन हो गई और राजा भोज समस्त दरबार ठगा सा देखता रह गया। लेकिन दरबार में रखा राजा विक्रमादित्य का खाली सिंहासन पूरी आभा के साथ दमक रहा था। मेरे मित्रों, इस कहानी में हमें ये सीख मिली है कि कभी भी अगर हमारे सम्मान को कोई ठेस पहुंचाता है तो हमें उसका बदला जरूर लेना चाहिए और हमें कभी भी आलस में नहीं रहना चाहिए। जो वीर होते हैं, साहसी होते हैं, उनको ही हर चीज़ प्राप्त होती है। सारी भौतिक चीज़ें उनके पास चल के आती हैं। इस पहली कहानी की ये सीख है। थैंक यू ऑल। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बेल दाबें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। थैंक यू ऑल।